सो नाउ वी हैव यूनिट 4. सो ये है आपकी यूनिट 4. यूनिट 4 में आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. पहला है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, जिसे हम रन टाइम एरर हैंडलिंग भी बोलते हैं. सो रन टाइम एरर्स को एक्सेप्शन कहा जाता है, और आप रन टाइम एरर्स को कैसे डील करते हो, दैट कम्स अंडर एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है, तो इसमें आपके पास देखना है आपको कि आप रन टाइम एरर्स हैंडल कैसे करोगे, आप खुद की एक्सेप्शंस कैसे बना सकते हो, जिन्हें हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस कहते हैं. And you should know the use of these keywords, that is try, catch, throw, throws, and finally. Then we will be doing multi-threaded programming. Multi-threaded programming, thread का मतलब क्या होता है? The word thread means a process in execution. ठीक है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे हम थ्रेड कहते हैं. सो थ्रेड इज अ प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन, राइट? सो दैट इज अ थ्रेड. सो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का मतलब है एक से ज्यादा प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना. उसको करने के दो तरीके होते हैं. हम थ्रेड क्लास इनहेरिट कर सकते हैं या फिर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगेन, इसमें कोई ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए आपको नहीं आ सकता, बट हाँ, आप जब एक्सप्लेन करोगे कि थ्रेड क्लास से कैसे बन रहा है या रनेबल से कैसे बन रहा है, तो आपको उसका एग्जाम्पल लिखना आना चाहिए. एंड थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन. इसके आंसर्स के साथ मैंने क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली फाइल के अंदर दिए हुए हैं. ठीक है, बट नाउ लेट्स गो थ्रू दी concept of these two things. तो सबसे पहले है आपके पास exception handling. So let's discuss exception handling. So exception word का मतलब ही है run time error. ठीक है, so आपके पास errors तीन तरह के होते हैं. We have syntax error, we have logical error, and we have रन टाइम एरर. सिंटेक्स एरर बताने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके कंपाइलर की. कंपाइलर बता देगा कि भाई यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ आपने ब्रैकेट नहीं लगाई, जो भी प्रॉब्लम है सिंटेक्स में. सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन सिंटेक्स, दैट इज टोल्ड बाय द कंपाइलर कि किस लाइन पर क्या एरर है. आप उसे ठीक करोगे, रिकंपाइल करोगे और फिर एग्जीक्यूट करोगे. जब तक हमारे पास एक भी कंपाइलर एरर है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है. So for execution of the program, it is important that आपके पास कोई भी एरर नहीं होना चाहिए. ठीक है, कोई भी एरर नहीं है. आपने क्या किया? आपने उसको रन किया. रन किया, आंसर आ रहा है, आंसर ठीक आ रहा है तो गुड. ठीक है, बट जो आंसर आ रहा है, अगर वो आंसर सही नहीं है, मतलब कहीं लॉजिक में प्रॉब्लम है, कहीं मेरा फॉर्मूला गलत है, या मेरी कंडीशन गलत है, या लूप गलत है, कुछ तो आपने गलत किया है जिसकी वजह से आंसर सही नहीं आ रहा, वो लॉजिकल एरर है. उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा. सिर्फ आपकी हेल्प, पहले हम कहते थे गूगल देवता करते हैं, पर अब आपकी हेल्प चैट जीपीटी भी कर सकता है. So anyhow, you need some help for finding the logic correct. ठीक है, रन टाइम एरर तीसरा एरर है, जो सबसे भयानक एरर है. भयानक इसलिए क्योंकि आपने जब कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं आया. ठीक है, यू आर हैप्पी, हाँ जी मेरा प्रोग्राम ठीक है. फिर आपने उसको रन किया, वो रन भी हो गया, आउटपुट भी आ रहा है, और मैंने जो रन किया उसमें सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, बट हुआ ये कि जब आपने वो सॉफ्टवेयर बेच दिया अपने यूजर को, तो जब यूजर को सेल कर दिया, यूजर ने चलाया, और वहां पर एकदम से अब्रप्टली कोई एरर आया और मेरा प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो गया. ठीक है, सो इफ दिस हैपेंस, दिस इज वेरी बैड फॉर योर कंपनी, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो और आगे सॉफ्टवेयर जिसको बेचा है वहां पर सही नहीं चल रहा. ठीक है, जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल है डिवीजन ऑफ टू नंबर्स. मैंने एक प्रोग्राम बनाया, दोनों नंबर्स को डिवाइड करने का, रन किया 6-7 बार, आंसर सही आ रहा था. और जब मैंने यूजर को बेचा, उसने क्या किया, सेकेंड नंबर जीरो डाल दिया. डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो इन्फिनिटी देता है. सो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल. उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो गया. सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, हमें वो नहीं होने देना है. सो वो रन टाइम एरर से आपको बचाना है, इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है. सो वी हैव अ क्लास इन जावा जिसका नाम है थ्रोएबल. थ्रोएबल की सब क्लास है एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन की सारी बाकी जितनी भी एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गई, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो गई, जो भी एक्सेप्शंस हैं वो सब इसकी सब क्लासेस होती है. वो सब इसकी सब क्लासेस होती है. वो सब हिंदी वाला सब है, मतलब वो ऑल इसकी सब क्लासेस होती है, मतलब डराइव्ड क्लासेस होती हैं. ठीक है, सो दैट इज थिंग, ये हायरार्की आपको याद रखनी है. सो थ्रोएबल, एक्सेप्शन, एंड देन यू हैव एक्सेप्शंस. सो इसको हैंडल करने के लिए हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसका नाम है ट्राई. सो ट्राई ब्लॉक होता है, उसके साथ
मल्टीपल कैच आ सकते हैं, सो एक ट्राई के साथ वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ कैचेस। यहाँ पर आप एक्सेप्शन का टाइप बताते हो, ऑब्जेक्ट का नाम बताते हो, एंड देन वी हैव थिंग्स ओवर हियर, एंड एट द एंड यू हैव फाइनली, लाइक दिस। सो ट्राई कैच फाइनली, ठीक है, ये कीवर्ड्स एक साथ यूज होते हैं जनरली। ट्राई में वो पार्ट लिखा जाता है, यस वशिष्ठ, आपके ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है यस, इट्स क्लोज्ड ऑटोमेटिकली, ऑल द एक्सेप्शंस आर डिफाइंड इन दीस क्लासेस। हाँ जी। सो ट्राई वो पार्ट होता है जहां पर एरर आ सकता है। सो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स वेयर एरर माइट अकर, तो जहां पर रन टाइम एरर आ सकता है, जहां पर चांसेस है कि रन टाइम एरर हो सकता है, वो आपका try block है। So try block is the block where a runtime error can be generated. अगर runtime error generate होता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, कैच में। So अगर runtime error generate होता है, so we should go to catch, राइट। सो रन टाइम एरर जनरेट हुआ, जहां एरर जनरेट हुआ वहां से कंट्रोल जंप करके कैच पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक्सेप्शन का टाइप लिखा हुआ है, अगर इस एक्सेप्शन टाइप से आपका एरर मैच करता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। एक से ज्यादा कैच भी हो सकते हैं ताकि सब में अलग अलग एक्सेप्शन टाइप हो, और अगर किसी से भी मैच नहीं होता तो फिर से वही रन टाइम एरर ही जनरेट हो जाएगा। और फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे आपके पास एरर हो या एरर ना हो, ठीक है। सो इन केस आई हैव एन एरर देन ऑल्सो फाइनली विल बी एग्जीक्यूटेड, तो कैच के बाद फाइनली एग्जीक्यूट होगा। इन केस देयर वाज नो एरर, तो इन दैट केस ट्राई के बाद आपका फाइनली एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फाइनली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो दिस इज ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। कभी हमारे पास अगर कोई एग्जांपल होता है जिसमें आपके पास क्या कहते हैं, मल्टीपल एरर्स हैं, तो आप एक और जनरल केस देना चाहते हो, जैसे देखो हम स्विच देते हैं, है ना, स्विच देते हैं, स्विच के साथ हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट एक ऐसा केस बनाते हैं कि अगर किसी भी केस से मैच ना हुआ तो जो भी डिफॉल्ट में है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। वैसे ही जब आप मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स दे रहे होते हो, ठीक है, सो जब आप मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स दे रहे होते हो तो आप वहां पर एक लास्ट कैच दे सकते हो जिसके अंदर आप हैंडल करोगे किसको, जनरल एक्सेप्शन को। और अभी हमने इनहेरिटेंस में कल ये कंसेप्ट रिवाइज किया था कि बेस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में किसी भी डिराइव्ड क्लास का एड्रेस आ सकता है, किया था ना, वी डिस्कस दिस यस्टरडे कि जो बेस क्लास है, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला सारा कंसेप्ट किया, डायनामिक मेथड डिस्पैच किया, उसका यही मतलब था ना, राइट। तो आपका यहाँ पर जो एक्सेप्शन है ये क्या है, बेस क्लास है, और इसमें हर तरह की एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो जाएगी। सो ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शंस कैन बी हैंडल्ड हियर, तो इसको आप एक तरह से डिफॉल्ट केस मान सकते हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बना के दिखाऊं, सबसे घिसा पिटा एग्जांपल है ये कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, मैंने आपको बहुत बार कराया भी हुआ है ये। तो अगर आपने यहाँ पर इंटेजर a में वैल्यू इनपुट की है sc डॉट नेक्स्ट इंट करके, और फिर आपने यहाँ b में वैल्यू इनपुट करी है sc डॉट नेक्स्ट इंट करके, हमने यहाँ ऊपर लगा दिया ट्राई और यहाँ पर बोला उसको एंटर टू नंबर्स, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b कर दिया और फिर प्रिंट कर दिया प्रोडक्ट इज c, फिर ऐसे ही c इज इक्वल टू a अपॉन b कर दिया और फिर प्रिंट कर दिया समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो एरर्स हैंडल हो सकते हैं जो मुझे दिख ही रहे हैं। एक तो आपके पास है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, कि भाई यूजर ने स्ट्रिंग डाल दी इंटीजर की जगह, है ना, यूजर ने जो वैल्यू इनपुट करनी थी उसमें उसको इंटीजर इनपुट करना था, पर उसने इनपुट क्या कर दिया, स्ट्रिंग,
ठीक है, तो उसने स्ट्रिंग दे दिया आपको, तो उसमें क्या आ जाएगा, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो आप यहाँ पर एक हैंडल कर सकते हो, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। फिर इसके अंदर लिख सकते हो कि प्लीज एंटर न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। फिर ऐसे ही आप दे सकते हो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये तब जनरेट होगी जब आपका डिवीजन बाय जीरो हो जाएगा। तो अगर आपने सेकंड नंबर जीरो इनपुट किया है तो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, और वो जनरेट करेगा क्या, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो दैट विल जनरेट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो वो हम यहाँ दे सकते हैं। बट फिर आप एक जनरल भी चाहते हो कि भाई इन दोनों के अलावा अगर कोई और एरर आ गया तो वो यहाँ पर हैंडल हो जाए, तो वो आप कैच यहाँ पर दे सकते हो। सो ये क्या हो गया, जेनरिक ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। क्लियर है? सो दैट इज हाउ वी गिव मल्टीपल कैचेस विद अ ट्राई ब्लॉक। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब ये तो हो गया कि आपकी मर्जी है, आपके पास कोई एरर आ रहा है, आपने हैंडल करना है या नहीं करना। और एरर हैंडल हम क्यों करते हैं, ताकि प्रोग्राम बीच में से टर्मिनेट ना हो जब यूजर उसको यूज कर रहा हो। पर कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिन्हें हमें हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस। तो अभी जो आप एक्सेप्शन देख रहे हो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, वो सारी अनचेक्ड एक्सेप्शंस है। मेरी मर्जी है मैं हैंडल करूं एज अ प्रोग्रामर या ना करूं, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दी जाए कि अगर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको इसे हैंडल करना ही पड़ेगा, जैसे आप रीड या राइट फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करना ही पड़ेगा, यू हैव टू हैंडल इट। ठीक है, सो जैसे हम रीड फंक्शन को कॉल करते हैं या राइट फंक्शन को कॉल करते हैं, क्योंकि ये इंटरप्ट्स जनरेट करते हैं, और मान लो सीपीयू बिजी है, कुछ प्रॉब्लम है और वो ना हो पाया, तो आईओ एक्सेप्शन जनरेट होगा। ऐसे ही थ्रेड का एक स्लीप फंक्शन होता है जिससे आप एग्जीक्यूशन को कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रोक सकते हो। ठीक है, सो इफ यू हैव टू कॉल थ्रेड डॉट स्लीप देन यू हैव टू हैंडल इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं कि अगर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आपको इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करना ही पड़ेगा। आई हैव टू हैंडल इट, इट्स अ कंपल्शन। ठीक है, जबकि अनचेक्ड एक्सेप्शंस में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती, कंपाइलर आपको कोई एरर नहीं देता कि आपने ये एरर हैंडल क्यों नहीं किया। चेक्ड एक्सेप्शन में कंपाइलर एरर देगा, कहेगा आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो कुछ एक्सेप्शंस तो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट है कि चेक्ड एक्सेप्शंस है। आप किसी एक्सेप्शन को खुद से बनाना चाहते हो चेक्ड एक्सेप्शन, तो मान लो मैंने अपनी क्लास में एक फंक्शन बनाया है वॉइड डिवाइड। अब ये डिवाइड क्या कर रहा है, ये मेरे नंबर वन को नंबर टू से डिवाइड कर रहा है और फिर आपके रिजल्ट को जो है वो प्रिंट करा रहा है। ठीक है, रिजल्ट इज प्रिंटेड, इट्स लाइक दिस। मैंने इसके अंदर ट्राई कैच नहीं लगाया, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, थ्रोज। थ्रोज व्हाट, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो अगर मैं किसी फंक्शन के आगे ऐसे लिख देती हूँ, थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, सो आई एम डिक्लेयरिंग अ चेक्ड एक्सेप्शन फॉर डिवाइड मेथड। सो मैं यहाँ पर कंपाइलर को ये कह रही हूँ कि भाई जहां पर भी डिवाइड कॉल होगा, फ्रॉम वेर एवर आई एम कॉलिंग डिवाइड, वहां मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करना पड़ेगा। ठीक है, सो जहां कहीं पे भी डिवाइड कॉल होगा वहां अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच होनी चाहिए। दिस इज हाउ यू मेक एन एक्सेप्शन एज अ checked exception. So to make an exception a checked exception, आप उस फंक्शन के आगे throws लिख के एक्सेप्शन का नाम लिख देते हो। सो अभी आपकी checked exception बन गई फॉर डिवाइड फंक्शन, कि अगर हम इस क्लास में से जो डिवाइड वाला फंक्शन है उसको कॉल करेंगे तो हमें वहां पर ट्राई कैच लगाकर अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है? इसके बाद इसमें आखिरी चीज जो आपको करनी है वो है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। कई चीजें होती हैं जो आप थोड़ा स्ट्रक्चराइज करना चाहते हो, यू वांट टू मेक एन एक्सेप्शन, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्लास बनाओ। जैसे हमने एग्जांपल किया था, आपको याद होगा स्टैक वाला किया था, जिसमें हमने अंडरफ्लो और ओवरफ्लो एक्सेप्शन बनाई थी। हमने स्टूडेंट के मार्क्स वाला किया था, इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन क्रिएट की थी। याद है किसी को? किया है रिवाइज आपने? डू यू रिमेम्बर दैट?
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी न्यू एक्सेप्शन बनानी है आप उसका नाम दोगे, वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको इसके अंदर इनहेरिट करना है किसे, एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है। सो आप जो मर्जी नाम दो नई एक्सेप्शन का, सो क्लास वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव एक्सटेंस एक्सेप्शन। ठीक है। सो क्लास एक्सेप्शन का नाम एक्सटेंस एक्सेप्शन, और इसके अंदर आप चाहे कुछ ना भी लिखो तो भी एक्सेप्शन तो क्रिएट हो गई है, बट हमें फिर भी चाहिए कि हम एक फंक्शन बनाएं जो कि पब्लिक होगा, रिटर्न टाइप होना चाहिए उसका स्ट्रिंग, फंक्शन का नाम है टू स्ट्रिंग। सो हम ये ओवरराइड कर रहे हैं, टू स्मॉल है, स्ट्रिंग का इस कैपिटल है, और इसके अंदर से आप अपना एरर मैसेज जो है वो रिटर्न कर सकते हो। सो यू कैन रिटर्न द एरर मैसेज फ्रॉम है। और ये तो चलो आपने बना दिया, आपने कंपाइलर को बता दिया कि ये भी एक्सेप्शन है, पर कंपाइलर को ये थोड़ी पता है कि इसको रेज कहाँ करना है, मतलब ये जनरेट कब होगी। जो पहले से बनी हुई है वो तो उसको पता है कि हाँ डिवीजन बाय जीरो हो रहा है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज होनी है, ये हो रहा है तो ये एक्सेप्शन रेज होनी है, बट ये कैसे होगी। सो एक्सेप्शन रेज कैसे करते हैं, आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई कंडीशन लगाओगे, ठीक है। कंडीशन लगाने के बाद आप कीवर्ड यूज करोगे थ्रो। सो आप क्या लिखोगे, throw, throw what, new, and then name of your new exception. So ये आपका तरीका होता है बताने का कि कहाँ से ये एक्सेप्शन जनरेट होगी। ठीक है। सो फ्रॉम वेयर दिस एक्सेप्शन विल बी जनरेटेड, हम एक कंडीशन देते हैं और उसके साथ लिखते हैं थ्रो कीवर्ड। थ्रो, फिर ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं किसका, न्यू एक्सेप्शन। हाँ वो भी कर सकते हो विशिष्ट। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स, एंड आपसे पूछ सकते हैं थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है। सो थ्रो इज यूज टू रेज एन एक्सेप्शन, सो थ्रो से एक्सेप्शन जनरेट होती है, जबकि थ्रोज जो है वो सिर्फ बताता है कि ये फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो करता है, इट इज यूज टू डिफाइन चेक्ड एक्सेप्शंस, एंड दिस इज टू जनरेट बेसिकली न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्सेप्शन एंड जनरेट और रेज द एक्सेप्शन। ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप एक बार देख लेना, स्टैक वाला भी और स्टूडेंट वाला भी, जब अभी नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे उसमें आप पूछ लेना अगर आपको समझ में नहीं आएगा। आई विल एक्सप्लेन द प्रोग्राम्स बट यू जस्ट गो थ्रू दोस प्रोग्राम्स वंस ऑफ योर ओन। इसके बाद है आपके पास मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में एज सच कंसेप्ट जो है आपको उतना यूजफुल नहीं लगेगा फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। सो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मेन किसी फंक्शन को कॉल करता है, सो व्हेन मेन कॉल्स अ फंक्शन, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और फिर वापस वो मेन पे आ जाता है। सो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं होती हमारी। आपका जो एक फंक्शन कॉल हो रहा है, जब तक वो खत्म नहीं होता हम मेन पे नहीं आते, मेन वहीं पे हॉल्ट रहता है। ये कोई भी फंक्शन हो इन दैट मैटर, कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो कॉलिंग फंक्शन स्टॉप्स ओवर देयर, कॉलिंग फंक्शन वहीं पे रुक जाता है, जो फंक्शन कॉल्ड है वो पूरा एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद हम वापस आते हैं कॉल्ड फंक्शन पे और वो रिज्यूम होता है। दैट इज हाउ इट नॉर्मली वर्क्स। ठीक है। सो दैट इज हाउ इट नॉर्मली वर्क्स, बट हमारे पास क्या है, थ्रेड्स। ये मैं अगर लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस। सो ये हमने एक कोड बनाया हुआ है, ये है क्लास मैसेज इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ये मैंने थ्रेड का प्रोग्राम बनाया हुआ है रनेबल से। लेट मी ओपन द वन विद थ्रेड क्लास ऑल्सो। तो ये एग्जाम्पल्स आप ये सोच लो कि आपको मतलब हर हालत में याद होने चाहिए, क्योंकि आपको थ्रेड के ऊपर आएगा तो यही पूछ सकते हैं कि क्रिएट कैसे होगा, एंड यू शुड बी able to write it. I think it is test or Java. Let me check. नहीं, चलो ये आपका एक तरह से एग्जाम्पल ओपन हो गया उसका, एक्सेप्शन का, जो मैं आपको बनाने के लिए कह रही थी। ठीक है। सो जैसे इसमें हमने आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन बनाया हुआ है, हमने बनाई है क्लास आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन। इसमें लिखा है वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 to 100। फिर ये आपका मेन है जिसके अंदर आपने यूजर से नंबर इनपुट किया है, सेकेंड नंबर, और चेक कर लिया कि आपके जो दोनों नंबर्स हैं वो 1 और 100 के बीच में होने चाहिए। अगर वो 1 से कम है या 100 से ज्यादा है तो हम
थ्रो करेंगे न्यू आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। सो दैट इज मेकिंग श्योर कि आपका जो नंबर है वो 1 से 100 के बीच में लाई कर रहा है। सो इसमें हमने चेक्ड अनचेक्ड सारी एक्सेप्शंस जो है वो यूज करे हुए हैं। ठीक है, एक सेकेंड सर में भेज दिया। ओके, नाउ ये स्टैक का एग्जांपल है, ये सब मैंने वैसे पहले भेजे हुए हैं। दिस इज स्टैक एग्जांपल जिसमें हमने अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो एक्सेप्शन बनाई हुई है। सो दिस इज अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा नाउ कमिंग बैक टू योर, जो मैं दिखा रही थी पहले वो दिखा देती हूँ, कहाँ गया थ्रेड हमारा। वेयर इज टेस्ट रनेबल, बंद कर दिया मैंने। इफ यू वॉच द लेसन्स पुराने सारे, तो सब कुछ सबके इतने एग्जाम्पल्स कराए हुए मैंने, बट बेटा पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। बेसिकली आई वांटेड टू शो यू कि आपका थ्रेड का आउटपुट आता कैसे है, ताकि आपको दिखे कि हाँ कैसे सब कुछ साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। सो हमारा डी ड्राइव में है जावा फोल्डर, जावा सी टेस्ट रनेबल डॉट जावा। अब देखो इसमें आप आउटपुट देख रहे हो, मेन बाय हेलो सब मिक्स होके आ रहा है। ये सब मिक्स होके आ रहा है, और अगर आप इस कोड को देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक क्लास बनाई है मैसेज विच इज इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस रनेबल। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक मेरे पास मैसेज है, एक नंबर है। अब ये जो रन नाम का फंक्शन बनाया मैंने इसके अंदर, इसमें मैं 1 से लेके n तक लूप चला रही हूँ। तो जो भी नंबर होगा उतनी बार लूप चलेगा, 10 बार, 8 बार, 12 बार, 14 बार, वट, एंड वो उस मैसेज को प्रिंट करेगा विद अ गैप ऑफ 200 मिली सेकेंड्स। ये जो आपके पास मेन है, इसमें मैंने ऊपर वाली क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। एक में पास किया है 8 हेलो, एक में पास किया है 12 बाय। फिर मैंने दोनों को स्टार्ट करा दिया और फिर मैंने मेन को करा दिया, लूप में प्रिंट कराया मेन को। अगर इसमें थ्रेड का कंसेप्ट नहीं होता तो इसका आउटपुट क्या आता? M1 डॉट स्टार्ट से प्रिंट होना चाहिए था हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 8, है ना? वो खत्म होता तो M2 शुरू होता, फिर प्रिंट होता बाय 1, बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, सो ऑन अप टू बाय 12। वो खत्म होता तो फिर मेन शुरू होता, मेन 1, मेन 2, मेन 3, सो ऑन अप टू मेन 10। पर ऐसा तो नहीं था, अभी आपने आउटपुट देखा, ये तो सारा मिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं है कि पहले सारे हेलो प्रिंट हो गए, फिर सारे बाय प्रिंट हो गए, फिर सारे मेन प्रिंट हुए। नो, इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट, है ना? ये सब आपस में मिलजुल के प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि इनकी साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन हो रही है। सो इट इज बीइंग डन क्योंकि ये एग्जीक्यूशन जो है वो साइमल्टेनियसली हो रही है। सो साइमल्टेनियसली किसकी हेल्प से हो रही है? मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से। मल्टी थ्रेडिंग अचीव करने के दो तरीके होते हैं। एक, आप थ्रेड क्लास को इनहेरिट करेंगे, दूसरा आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके कोड इससे भी इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, यहां से स्टार्ट को कॉल किया, तो मुझे यहाँ पर स्टार्ट बनाना पड़ा, मुझे यहाँ पर थ्रेड का ऑब्जेक्ट लेना पड़ा। हम ये प्रोविजन क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि मान लो आप जिस क्लास को थ्रेड बनाना चाहते हो उसमें ऑलरेडी कोई दूसरी क्लास इनहेरिट हो रही है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस तो जावा में सपोर्टेड नहीं है। इसलिए उन्होंने आपको दो ऑप्शन दिए कि अगर कोई और क्लास इनहेरिट नहीं हो रही तो आप थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर लो, अगर कोई और क्लास इनहेरिट हो रही है तो आप रनेबल को इम्प्लीमेंट कर लो।
सो इम्प्लीमेंट्स रनेबल अगर आप करते हो, दैट्स एन इंटरफेस दैट सेज कि रन नाम का मेथड आपको बनाना पड़ेगा, ये आप नहीं बनाओगे तो एरर आएगा. सो यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन विद द नेम रन. अब यहाँ मुझे थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर में मुझे इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करानी पड़ती है, और एक स्टार्ट फंक्शन खुद से बना के टी डॉट स्टार्ट लिखना पड़ता है. इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, सिस्टम अपने आप सब कुछ करता है, आपको सिर्फ थ्रेड के ऑब्जेक्ट बना के स्टार्ट करना है. साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन आई डोंट हैव टू डू, सिस्टम विल डू इट, बट आपको ये बेसिक सा काम करना पड़ेगा. यही सेम चीज अगर मैं आपको करके दिखाती हूँ थ्रेड क्लास से, तो उसमें क्या हो जाएगा. फर्स्ट मैं आपको ये भेज देती हूँ कोड, वैसे तो मैंने पहले ये सारे कोड भेजे हुए हैं एंड वी हैव इट ऑन गिटहब आल्सो, बट स्टिल आई एम सेंडिंग यू वंस अगेन. अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं. ये टेस्ट रनेबल डॉट जावा है, मैं दे देती हूँ अब इसका नाम टेस्ट थ्रेड डॉट जावा. सेव इट. ठीक है. अब इसमें क्या चेंज होगा, नीचे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर चेंज होना है. यहाँ पर क्या चेंज होना है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्सटेंस थ्रेड. सिंस आप थ्रेड को इनहेरिट ही कर रहे हो तो आपको इस ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसकी भी कोई जरूरत नहीं है. आप सिर्फ अपने जो दो एक्स्ट्रा डेटा मेंबर्स हैं उनको कराओ. आप सुपर कॉल करोगे तो भी ठीक है, नहीं कॉल करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये स्टार्ट भी आपको नहीं बनाना है. ठीक है. सो ये सब कोड हट गया, क्योंकि थ्रेड इनहेरिट किया है तो थ्रेड का सब कुछ तो इसमें आ ही गया, ये तो ऑलरेडी थ्रेड है, इसमें आपको थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. बाकी मैंने इस क्लास में कोई चेंज नहीं किया. हाँ, बस एक चीज मुझे चेंज करनी है, वो है इसका नाम, क्योंकि अब हमने फाइल का नाम क्या दे दिया है, थ्रेड. सो आई सेव इट एंड आई गो टू दी कमांड प्रॉम्प्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा जावा सी टेस्ट थ्रेड डॉट जावा. सो देखो, थ्रेड क्लास से तो बनाना और ज्यादा इजी है. रनेबल इंटरफेस का इस्तेमाल हम सिर्फ तब करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन ना हो. अब मेरे पास अगर इनहेरिटेंस हो रही है दूसरी क्लास, तो मेरे को ऑब्वियसली रनेबल इंटरफेस से ही बनाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. तो आपको बस ये इनका सिंटेक्स याद रखना है, ये एक एग्जाम्पल याद रखिए कि किस तरह से बन रहा है. आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ थ्रेड, सो आपको उस थ्रेड को इम्प्लीमेंट करके दिखाना है. ठीक है. दैट इज इट. इसके अलावा आपको थ्योरी में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन. सो सिंक्रोनाइजेशन ये होता है कि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है थ्रेडिंग वाली क्लास के अंदर, जो आप चाहते हो कि एक टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट यूज कर सके. सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. सो एट अ टाइम ओनली वन ऑब्जेक्ट शुड एक्सेस दोज रिसोर्सेज. तो वहां पर हम सिंक्रोनाइजेशन यूज कर सकते हैं. आप सिंक्रोनाइज कीवर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो. उससे ये होगा कि सिस्टम विल टेक केयर ऑफ द थिंग कि अगर एक फंक्शन उस डेटा को यूज कर रहा है तो दूसरा उसे यूज ना कर सके. ठीक है. सो इट्स डन लाइक दैट. उसकी थ्योरी है वो नोट्स में है, मैं सिंक्रोनाइजेशन पे अलग से आपको एक नोट दे दूंगी. जस्ट हैव टू लर्न दैट. उसका कोई प्रोग्राम आपको नहीं बनाना, उस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर सिंक्रोनाइज मेथड्स, हाउ कैन यू सिंक्रोनाइज और समथिंग लाइक दैट, एंड यू शुड बी able to write about that. ठीक है. So that is it about your these topics in unit 4, exception handling and multi threading. ठीक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे. In the next class we will be discussing the PYQs. अब मुझे बताओ अगली क्लास कितने बजे रखनी है, 3 o'clock या 5 o'clock? What time you want the next class, 3 or 5? So that is it about the whole syllabus thing. Topics we've all covered. We just need to do the PYQs जो आपके साथ already shared है. ग्रुप में पोल दे दूं? I'll give a poll in the group. ऐसे नहीं पता चलेगा. या यहाँ पे दे देती हूँ, तो ग्रुप पे देने का फायदा तो है नहीं, सब लोग तो आते नहीं है. क्लास टाइमिंग 3 p.m. 5 p.m. अच्छा, नहीं चाहिए हमें ये ऑप्शन.
6 to 3 p.m. चलो एक काम करते हैं, एक बार 3 बजे रख लेते हैं और फिर हाफ एन आवर की दोबारा से 5 सवा 5 बजे रख लेंगे, ताकि और कोई डाउट्स तब तक आए तो आप क्लियर कर लेना। आई कीप इट बोथ द टाइम्स, ठीक है? जिसको जो टाइम पे आके अपने डाउट्स पूछने हैं वो पूछ सकता है। पीवाई क्यूज हम 3 बजे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो डाउट्स है वो मैं एक बार 5 बजे के बाद भी रख लूंगी, ताकि और कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो। चलिए, दैट्स इट।